हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स होगा एपिसोड नंबर 77, जिसमें हम लास्ट वीक यानी कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि एग्जाम में दी करंट अफेयर शो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए जब भी आप दी करंट अफेयर शो का कोई भी एपिसोड देख रहे होते हैं तो नोट्स बनाते हुए जरूर चलेगा, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज के एपिसोड शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स, कल यानी कि 9 अगस्त शाम 5 बजे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट चैनल के ऊपर आ रही है। तो कल शाम 5 बजे वाला वीडियो मिस मत करिएगा, जबरदस्त अनाउंसमेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। जगदीप धनखड़ बने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, कल फाइनली भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव खत्म हो चुके हैं और फाइनली भारत के जो 14th उपराष्ट्रपति चुने गए हैं वो है जगदीप धनखड़। फ्रेंड्स, इनसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? श्री वेंकैया नायडू जी, जो कि 13वें उपराष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स, जगदीप धनखड़ जी को टोटल 528 वोट मिले हैं। इनके अपोजिशन में जो थी वो थी मार्गरेट अल्वा, जिनको टोटल 182 वोट्स मिले, यानी कि 346 वोट के डिफरेंस से इन्होंने विजय हासिल की है। फ्रेंड, जगदीप धनखड़ जी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में सुन लीजिए। फ्रेंड्स, इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था और इससे पहले यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव जीतने से पहले ये 2019 से लेकर 2022 17 जुलाई तक वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि भैया अगर 17 जुलाई 2022 तक ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे तो फिलहाल वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, क्योंकि ये चीज भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मैंने आपके लिए नीचे नोट डाउन कर दिया है। फिलहाल जो नए गवर्नर बनाए गए हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के वो है गणेशन अय्यर, जिन्होंने अपना पद संभाला है 17 जुलाई 2022 से। और गणेशन अय्यर वेस्ट बंगाल के एडिशनल गवर्नर चुने गए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मणिपुर राज्य के भी गवर्नर है। तो ये 3-4 इंपोर्टेंट चीजें ध्यान में रखिएगा। अब भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो साथ साथ पार्लियामेंट का भी हिस्सा होता है। कैसे? क्योंकि जो राज्यसभा होता है उसके सभापति जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी जो वाइस प्रेसिडेंट के पद के ऊपर शपथ लेंगे वो 11 अगस्त को लेने वाले हैं। और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? भारत का प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, तो शपथ लेने के बाद ये राज्यसभा के सभापति भी होने वाले हैं। और फ्रेंड, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है भारत के अंदर उसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाइस प्रेसिडेंट का प्रावधान है वो आर्टिकल 63 के अंदर है, एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का जो फॉर्मेशन हुई थी, गठन हुआ था, शुरुआत हुई तो वो 13 मई 1952 में हुई थी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किनको चुना गया था? एस राधाकृष्णन जी को चुना गया था। और भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है? इनकी सैलरी होती है 4 लाख पर मंथ। क्लियर है? तो एक कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। तो भाई, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? जगदीप धनखड़ जी, जो कि इससे पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में सर्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है जस्टिस यूयू ललित होंगे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड्स, फिलहाल जो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो है एनवी रमणे, यानी कि नुथालापति वेंकटरमणे, जिनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है 8 नवंबर 2022 को, जिनके बाद भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नियुक्त किए जाएंगे जस्टिस यूयू ललित जी। फ्रेंड, जस्टिस यूयू ललित जी का पूरा नाम है उदय उमेश ललित, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। और ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। फ्रेंड्स, इनका जो नाम सजेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो जस्टिस एनवी रमणे जी ने ही किया है। अब एक बार चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की पोस्ट के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, नॉमिनेट कैसे किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को? आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, यानी कि सीनियरिटी के रूप में जो वरिष्ठ होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। साथ ही अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है या फिर शपथ कौन दिलाता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक तरीके से ऐसा हम कह सकते हैं। टर्म लेंथ, यानी कि इनका कार्यकाल कितना लंबा होता है, यानी कि 65 एज तक
इनका कार्यकाल हो सकता है। ठीक है, साथ ही जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की पोस्ट का प्रावधान है वो आर्टिकल 124 के अंदर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फॉर्मेशन कब हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की? वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को, यानी कि आज से ठीक 72 साल पहले। पहले होल्डर कौन है, यानी कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थे? एच जे कानिया थे 1950 से 1951 तक। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सैलरी कितनी होती है? वो होती है 2,80,000। क्लियर है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। 8 नवंबर 2022 के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस होने वाले हैं वो उदय उमेश ललित जी होने वाले हैं। ठीक है, जो कि ऑलरेडी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, काफी सीनियर जज हैं। नेक्स्ट है, श्रीलंका की जगह अब यूएई में एशिया कप 2022 खेला जाएगा। सब लोगों को अभी तक पता था कि जो अगस्त के अंदर एशिया कप शुरू होने वाला है वो श्रीलंका होस्ट करेगा, लेकिन श्रीलंका की हालत सबको पता है, इमरजेंसी वहां पर लागू है, भयंकर आर्थिक संकट से फिलहाल श्रीलंका जूझ रहा है, जिसके बाद अब फैसला किया गया है कि श्रीलंका की जगह पर एशिया कप को होस्ट करेगा यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। और आप सभी लोगों को शेड्यूल के बारे में तो पता ही होगा, जो एशिया कप की शुरुआत होने वाली है वो लगभग 27 अगस्त 2022 से होगी, और साथ ही जो एशिया कप चलने वाला है वो 11 सितंबर 2022 तक चलने वाला है। साथ ही फ्रेंड्स आपको पता होगा, एशिया कप को जो कंट्रोल करता है वो एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल करता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के अंदर है। फ्रेंड्स एशिया कप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एशियन कप है ना, ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि हर 2 साल बाद आयोजित की जाती है, और ये ओडीआई और टी20 दोनों होती है। यानी कि अगर एक साल ओडीआई एशिया कप की टूर्नामेंट होस्ट की गई तो उसके 2 साल बाद टी20 की जाएगी, फिर उसके 2 साल बाद ओडीआई की जाएगी। तो ये इस तरीके से अल्टरनेट चलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो गठन हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1983 में हुई थी, और एशिया कप का जो पहला मैच खेला गया था वो 1984 में खेला गया था, और उसकी जो होस्टिंग की थी वो यूएई ने ही की थी। और उस मैच में यानी कि पहले मैच में ही इंडिया विन रही थी, इंडिया जीती थी, भारत जीता था। भारत ने शायद श्रीलंका को ही हराया था। ठीक है, करंट चैंपियन यानी कि एशिया कप में अब तक की सबसे बड़ी, सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है, चैंपियन टीम कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, वो हमारी इंडियन टीम ही है। फ्रेंड्स एशिया कप जो टूर्नामेंट है वो इसलिए ही बनाई गई है, जो एशियाई देश है ना उनके बीच में संबंधों को अच्छा किया जा सके, साथ ही जो व्यवसाय है, बिजनेस है, उसके नजरिए से भी इसका गठन किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो स्टार्ट हो रही है वो 27 अगस्त 2022 से लेकर हो रही है और 11 सितंबर 2022 तक चलेगी। लास्ट टाइम ये 2018 में खेली गई थी, क्योंकि उसके बाद तो 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड आ गया था। और 2018 में भी इंडिया इसमें विन रही थी, इंडिया ने बांग्लादेश को शायद इसमें हराया था। ठीक है, साथ ही ओडीआई और टी20 दोनों फॉर्मेट इसमें होते हैं। सबसे ज्यादा रन किसने बनाई है? वो शानात, ठीक है, सनात जयसूर्या ने बनाई है। 1220 रन इस टूर्नामेंट में बनाए हैं सनात सूर्या। आपको पता होगा श्रीलंका के एक फॉर्मर क्रिकेटर है। क्लियर है। नेक्स्ट एडिशन इसका 2022 में ही होने जा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसको होस्ट कर रहा है, और नेक्स्ट एडिशन इसका 2023 के अंदर होगा, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में होने वाला है। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि एशिया कप 2022 को कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, और जो पहला मैच खेला जाएगा वो शायद अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा 27 को, और 28 अगस्त को पहला मैच 28 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खेला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेट के बारे में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी इकट्ठा कर लेता हूं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि हाल ही में किसने इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स ये एक एसोसिएशन है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल एसोसिएशन है, लेकिन ये काम करती है मोबाइल और ऑनलाइन सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए, उनमें इनोवेशन करने के लिए। जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है, और इसका जो गठन हुआ था वो 2004 के अंदर हुआ था। ठीक है, और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो संजय गुप्ता है। याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। साथ ही इसके जो वाइस चेयरमैन है अजीत मोहन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रेंड्स ये जो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जारी हुई है, इसके तहत बताया गया है कि लगभग 346 मिलियन
भारतीय डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पता चला है कि इंडिया में लगभग 346 मिलियन भारतीय डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। तो अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने में इंडिया नंबर 1 पर है। क्लियर है। नेक्स्ट है 6 अगस्त को विश्व में हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले तो यही समझिए कि 6 अगस्त को ही हर साल हिरोशिमा दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था, जहां पर तत्काल यानी कि बम गिराते ही लगभग 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और ओवरऑल इसमें लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। और उसके 3 दिन बाद ही अमेरिका ने फिर से एक और बम गिराया जापान के नागासाकी शहर पर, ठीक है, जिससे बहुत बड़ी तबाही हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी तबाही में से ये एक तबाही मानी जाती है और जिससे ये कहा जाता है कि अब तक भी जापान इस झटके से पूरी तरीके से नहीं उभर पाया है। तो इसलिए हर साल 6 अगस्त को दुनिया भर के अंदर ही, ठीक है, हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि परमाणु बम गिराए थे। और फ्रेंड, जो ये अमेरिका के थ्रू परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा शहर में, इस परमाणु बम का नाम क्या था? इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है, ठीक है। लिटिल बॉय फाइटर जेट से ये बम गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर। पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा और उसके 3 दिन बाद नागासाकी शहर पे। नेक्स्ट है भारत के पहलवान बजरंग पूनिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लेकलन मैकेनिल को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तरीके से इंडिया दोबारा से इतिहास रचने जा रहा है, ठीक है। ओलंपिक्स में कमाल दिखाया था और फाइनल यार कॉमनवेल्थ में तो भारतीय खिलाड़ियों ने झंडे ही गाड़ दिए। अब तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं शायद भारत ने 13 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, ठीक है, जहां तक मुझे जानकारी है अब तक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, भारत के जो पहलवान है बजरंग पूनिया बहुत ही बढ़िया रेसलर है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है कॉमनवेल्थ 2022 में। कॉमनवेल्थ 2022 कहां पर आयोजित किए जा रहे हैं आपको पता होगा, ब्रिटेन बर्मिंघम, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप बजरंग पूनिया के बारे में जानिए। फ्रेंड्स, ये एक इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है जिन्होंने ऑलरेडी अर्जुन अवार्ड जीत रखा है। मतलब इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है रेसलिंग में ही, साथ ही पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है, साथ ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। यहां पर कॉमनवेल्थ 2022 में तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता ही, वहीं पर टोक्यो 2020 ओलंपिक में इन्होंने रेसलिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ आज या फिर कल शाम तक 3 और खिलाड़ी जिन्होंने एक ही दिन गोल्ड मेडल जीते रेसलिंग में ही, जिसमें से रवि कुमार दहिया है, ऑब्वियस सी बात है, विनेश फोगाट है, इन्होंने भी रेसलिंग में ही जीता, साथ ही नवीन सिहाग है, इन्होंने भी रेसलिंग में ही गोल्ड मेडल जीता। तो टोटल अब तक 13 गोल्ड मेडल भारत के पास आ चुके हैं कॉमनवेल्थ 2022 में। फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ जो शुरू हुए हैं वो 28 जुलाई 2022 से हुए हैं। चलने वाले कब तक है? कल यानी कि 8 अगस्त 2022 तक चलने वाले। इस बार कॉमनवेल्थ 2022 का जो मोटो है वो स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। कौन सा देश होस्ट कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है। बर्मिंघम में इसको, बर्मिंघम शहर जो कि ब्रिटेन का है, वहां पर आयोजित हो रहे हैं। मेन वेन्यू क्या है, यानी कि कौन सा ग्राउंड, कौन सा फील्ड, कौन सा स्टेडियम है? नाम है अलेक्जेंडर स्टेडियम। अलेक्जेंडर स्टेडियम में कॉमनवेल्थ को होस्ट किया जा रहा है, यानी कि आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? लगभग 72 कॉमनवेल्थ नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और भारत की तरफ से जो ध्वजा, मतलब जो झंडा लेकर चली है भारत की तरफ से सेरेमनी में, वो कौन थी? पीवी सिंधु, ठीक है, जो कि बैडमिंटन प्लेयर आपको पता है। पीवी सिंधु खिलाड़ी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले नीरज चोपड़ा जी को चुना गया था, लेकिन नीरज चोपड़ा को जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स में वो आए थे अभी सिल्वर मेडल जीत में, वहां पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से पीवी सिंधु ध्वजावाहक के रूप में इस बार रही। और अभी तो मेडल और आने बाकी है कल तक का, क्योंकि पीवी सिंधु भी जरूर डेफिनेटली मेडल लेकर आएगी। और एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, जो कॉमनवेल्थ 2022 चल रहे कौन सा एडिशन है? ये हमारा 22वां एडिशन यानी कि 22वां एडिशन चल रहा है। याद रहेगा भारत में अब तक किस किसने कौन सा मेडल जीता, वो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। सबसे पहले गोल्ड मेडल सईखोम मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में लेकर आई 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। उसके बाद एक और मेडल आया, फिर एक और मेडल आया, और अब तो गोल्ड मेडल की
बरसात हो रही है। तो अब तक शायद 13 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, नेक्स्ट एपिसोड में कवर करा दूंगा क्योंकि अभी कल तक का टाइम है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई चिराग योजना। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि हाल ही में चिराग योजना कौन से राज्य की सरकार ने शुरू की है, तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि भाई हरियाणा सरकार ने। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने जो चिराग योजना शुरू की इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो मैंने आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में नीचे लिख दिया है। फ्रेंड, चिराग योजना का उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। यानी कि सरकारी स्कूलों में जो छात्र पढ़ते हैं जो कि आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, उनको मुफ्त शिक्षा दिलाएगी हरियाणा सरकार चिराग योजना के तहत, जो कि अपने आप में काफी बड़ा कदम है। और फ्रेंड्स, डेफिनेटली काफी टाइम पहले से ही हरियाणा सरकार इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है, शिक्षा को लेकर। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुछ करती है और स्पोर्ट के मामले में तो हरियाणा राज्य आगे है ही। तो याद रखिएगा चिराग योजना। और हरियाणा राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है, फिलहाल आपको पता ही होगा, मनोहर लाल खट्टर जी है, बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं। साथ ही गवर्नर कौन है आपको पता होना चाहिए, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट करंट इवेंट है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। तो फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम भी शुरू हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश जिसके अंदर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है खंडवा जिला, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर सिस्टम बनाया जा रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा। देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर एक बांध है, ओंकारेश्वर बांध, वहीं पर इस फ्लोटिंग सोलर पैनल को लगाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कहां पर लगाया जा रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वो लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध पड़ता है ओंकारेश्वर बांध, वहां पर। नेक्स्ट है हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिलों का गठन किया गया। फुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने का मिलेगा कि हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने एक साथ 7 नए जिलों का गठन किया है, तो आंसर हो जाएगा भाई पश्चिम बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल में अब तक टोटल 23 जिले एग्जिस्ट करते थे और इन 7 नए जिलों के गठन होने के बाद पश्चिम बंगाल में टोटल जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है वो 30 हो गई है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में टोटल कितने जिले हो गए हैं, तो टोटल 30 जिले हो चुके हैं। और ये कौन कौन से नए जिले हैं जिनका गठन किया गया देख लीजिए। इनमें से एक जिला है सुंदरबन, साथ ही एक है इच्छामती, साथ ही राणाघाट है, एक है बिष्णुपुर, नेक्स्ट है जागीरपुर, साथ ही बहरामपुर और साथ ही बसीराहाट। ये 7 नए जिलों का गठन किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के फिलहाल के जो एडिशनल गवर्नर है, शुरुआत में बताया था, उनका नाम है गणेशन अय्यर, जो कि 17 जुलाई 2022 से ही बने हैं। उन्होंने अपना चार्ज संभाला है और पश्चिम बंगाल के गवर्नर होने के अलावा वो ऑलरेडी मणिपुर के भी गवर्नर है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है हर घर तिरंगा अभियान में 13 से 15 अगस्त के बीच सरकार ने 25 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में 13 से 15 अगस्त के बीच में सरकार ने 25 करोड़ घरों के ऊपर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है, उस अभियान को क्या नाम दिया गया है, उस अभियान का नाम क्या है, किस अभियान के तहत ये किया गया है। तो अभियान का नाम याद होना चाहिए, हर घर तिरंगा। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर घर तिरंगा क्वेश्चन में दिया जाए, कुछ भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है, आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो इसमें एक इंपोर्टेंट टर्म तो यह है, हर घर तिरंगा अभियान। यह है 13 से 15 अगस्त के बीच में ये अभियान शुरू हो रहा है, यानी कि सभी के घरों के ऊपर झंडे लहराते आपको नजर आएंगे। साथ ही कितने करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य है, टोटल 25 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य है। तो याद रहेगा, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है भाई
HCL टेक्नोलॉजीज की रोशनी नादर लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे अमीर महिला रही। फ्रेंड्स, HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में आप जानते होंगे, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी IT कंपनी है, जिसका मतलब होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जिसके फाउंडर है शिव नादर और उनकी बेटी का नाम क्या है, रोशनी नादर, जो कि HCL की चेयरपर्सन है। फ्रेंड्स, हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई, लिस्ट को नाम दिया गया लीडिंग वेल्दी वुमेन लिस्ट, और ये लिस्ट तीसरी बार जारी की जा रही है। इस लिस्ट को किसके द्वारा जारी किया गया वो भी देख लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हारून इस लिस्ट को जारी करता है। लिस्ट को नाम क्या दिया गया है, दोबारा से बता रहा हूं, लीडिंग वेल्दी वुमेन लिस्ट इन इंडिया, जिसके मुताबिक लगातार दूसरी बार भारत की जो सबसे अमीर महिला है वो है रोशनी नादर, क्लियर है, जिनकी नेटवर्थ है फिलहाल 84,330 करोड़। अब टॉप 10 लिस्ट को एक बार हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर तो रोशनी नादर मल्होत्रा ही है, जिनकी नेटवर्थ निकल के आई है 84,330, HCL टेक की चेयरपर्सन है। दूसरे नंबर पर फागुनी नायर एंड फैमिली है, जिनकी नेटवर्थ निकल के आई है 57,520 करोड़। और ये जो नायिका है, ठीक है, फैशन और स्टाइल जो कंपनी है, ये उसकी फाउंडर और CEO है, और बाकी की सारी लिस्ट आप देख ही सकते हैं। तो याद रखिएगा, गारंटीडली रोशनी नादर मल्होत्रा से रिलेटेड क्वेश्चन बनने ही वाला है, ठीक है। और फिलहाल मतलब इंडिया के सबसे अमीर आदमी तो पता ही होगा, गौतम अडानी है, और दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी फिलहाल बने हुए हैं फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने मंकी पॉक्स बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स बीमारी, जो कि दुनिया भर के अंदर फैलती जा रही है, उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या फिर हिंदी में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा कि भाई अमेरिका ने किया है, ठीक है। लगभग 16 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स का जो है इंफेक्शन है, जो वायरस है, जो बीमारी है, दस्तक दे चुकी है, और इंडिया के डिफरेंट स्टेट में भी इसके केसेस नजर आ रहे हैं। हाल ही में मुंबई के अंदर पाए गए, महाराष्ट्र के अंदर पाए गए, केरला के अंदर आए, और हाल ही में दिल्ली के अंदर भी मंकी पॉक्स के मतलब केसेस नजर आ रहे हैं। मंकी पॉक्स है क्या? मंकी पॉक्स जो है एक वायरल जोनिसिस है, ठीक है, एक वायरल जोनिसिस है, जो कि एक वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल, यानी कि एनिमल जानवर से ह्यूमन में ये वायरस ट्रांसफर होता है। फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स जो बीमारी होती है ना, आपने देखा होगा कि बम्प्स हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, हाथ पैरों के ऊपर। डेफिनेटली आपने इमेज देखी होगी। वो इमेज मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यार वो चीज देख के मुझे बड़ी माइंड के अंदर इरिटेशन होती है। कुछ लोग को होती है ना कि ऐसी चीज अगर देख ली तो माइंड के अंदर एक बेचैनी सी होती है, ठीक है, देखने को मन नहीं करता। तो ये जो बीमारी है ना, ठीक है, ये एक तरीके का फोबिया है, और इस फोबिया को बोलते हैं ट्रायोफोबिया, ठीक है। ये जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन बन सकता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने लोगों को ये फोबिया है। मुझे 50% ही है, मुझे अजीब सा महसूस होता है, ठीक है, दिमाग से घूमने लगता है ऐसी चीजें देखकर। ये जो ट्रायोफोबिया होता है ना, ये एक तरीके का होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अ फियर ऑफ क्लस्टर ऑफ होल्स एंड बम्प्स, उसको बोलते हैं ट्रायोफोबिया। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने मंकी पॉक्स वाली यहां पर इमेज नहीं लगाई कि मैं तो हुई अनकंफर्टेबल, आपको क्यों करूं। नेक्स्ट है, जियो कंपनी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को खरीदने वाली अकेली कंपनी बनी। फ्रेंड्स, सभी लोग को पता है 5G लाने की पूरी तैयारी भारत के अंदर चल रही है। 5G स्मार्टफोन भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुके हैं। तो फाइनली हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी हुई है, जो कि 7000 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी थी, और जो अलग अलग टेलीकॉम कंपनी है, जैसे कि वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, वो सभी इस स्पेक्ट्रम के पीछे थे, क्योंकि काफी बढ़िया स्पेक्ट्रम माना जाता है। 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को काफी जबरदस्त बैंड माना जाता है। लेकिन इस नीलामी, जो सबसे ऊंची नीलामी लगाई है, सबसे ऊंची जो बोली लगाई है, वो लगाई है जियो ने, ठीक है। तो फाइनली जियो के पास जा रही है 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तैयार हो जाइए, जो बाकी की अदर कंपनी है वो भी जियो से ही खरीदने वाली है एक्स्ट्रा बैंड। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करी। तो आंसर हो जाएगा
तमिलनाडु राज्य की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, जो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है, इसका उद्देश्य क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह जल्दी उठ के, तो काफी सारे स्टूडेंट जो है वो नाश्ता नहीं कर पाते अच्छे से, इसलिए तमिलनाडु की सरकार ने फैसला किया है कि एक मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लॉन्च की जाए, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में मॉर्निंग में नाश्ता भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो सरकारी स्कूलों में ऐसे छात्र जाते हैं जिनको मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है और नाश्ता नहीं कर पाते, अब उनको स्कूल के अंदर भी नाश्ता कराया जाएगा। तो अपने आप में एक काफी अच्छी योजना है और इस योजना को शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु राज्य के फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इनको शॉर्ट में बोला जाता है एमके स्टालिन, यानी कि मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन इनका पूरा नाम है। गवर्नर कौन है, रविंद्र नारायण रवि। गवर्नर कौन है तमिलनाडु के, राज्यपाल कौन है, रविंद्र नारायण रवि, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर भारत ने भी मतदान किया है, भारत भी इसके सपोर्ट में आया है। तो अपने आप में काफी बड़ा कदम है यार, सभी लोग को एक स्वस्थ पर्यावरण चाहिए, ठीक है। इसलिए स्वस्थ पर्यावरण अब हर एक नागरिक का अधिकार है। अब स्वस्थ पर्यावरण एक मानव अधिकार घोषित कर दिया गया है, किसके थ्रू, यूनाइटेड नेशन के थ्रू। और यूनाइटेड नेशन के बारे में कई बार मैं आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। यूनाइटेड नेशन का जो गठन हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। इसके अंदर जो टोटल कंट्रीज मेंबर हैं, इसकी जो सदस्य वो लगभग 193 कंट्री इसके सदस्य है। यानी कि फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय डिफरेंट देशों के बीच में एक अच्छा संबंध बनाने के लिए, साथ ही जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए, उनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, उनसे निपटने के लिए ये संगठन बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएनओ भी बोल देते हैं या फिर यूएन भी बोल देते हैं, और हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है फिलहाल वो एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। नाम बोलने में डेफिनेटली गलती करी होगी, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार किसने घोषित किया, आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया। नेक्स्ट है, कोका कोला ने अपनी पॉपुलर ड्रिंक लिम्का का नो फिज और लो शुगर अवतार लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए नीरज चोपड़ा को साइन किया। लिम्का के बारे में कौन नहीं जानता होगा, कोका कोला का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है फ्रेंड्स। हाल ही में कोका कोला ने इसका एक और वर्जन निकाल दिया है, जो कि हेल्दी ड्रिंक इसको बोल के निकाल रहा है, जो कि नो फिज और लो शुगर अवतार है, जिसको लिम्का स्पोर्ट्स नाम दिया गया है। और इस लिम्का स्पोर्ट के प्रचार और प्रमोशन के लिए नीरज चोपड़ा को शाइन किया गया है। यह क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हाल ही में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन बने थे कि हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जब इनको टाटा AIG यानी कि टाटा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि बहुत ट्रेंड में है नीरज चोपड़ा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लिम्का से रिलेटेड, लिम्का को परमिट करने के लिए इनको साइन किया गया है नीरज चोपड़ा जी को। नेक्स्ट है और लास्ट आज के एपिसोड का, इस वर्ष का भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार सौम्य मालवीय को दिया गया। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार है क्या। फ्रेंड्स, भारत के एक बहुत बड़े कवि थे, जिनका नाम था भूषण अग्रवाल, जिनके बाद उनके सम्मान में उनकी पत्नी ने, जिनका नाम था बिंदु अग्रवाल, उन्होंने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी 1979 में। फ्रेंड्स, इस अवार्ड को 35 वर्ष की आयु तक के युवा कवियों को दिया जाता था, लेकिन 2020 के बाद इस अवार्ड की अधिकतम आयु सीमा घटा दी है और अब इस पुरस्कार को 40 वर्ष तक कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 3 अगस्त को की जाती है, ठीक है, समझ गए। इस बार
ये अवार्ड जो दिया गया है ना, वो दिया गया है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के सौम्य मालवीय, जो कि एक बहुत बड़े कवि हैं, जो कि एक बहुत बड़े उम्दा कवि है। किस कविता संग्रह के लिए दिया जाएगा? कविता का नाम है घर एक नामुमकिन जगह। फ्रेंड्स, कविता का नाम है घर एक नामुमकिन जगह, जिसको लिखा है सौम्य मालवीय ने, जिसके लिए इनको भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार से रिलेटेड एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार वर्ष 1980 में अरुण कमल को उनकी कविता उर्वर प्रदेश पर मिला था। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और इस पुरस्कार में पुरस्कार के तौर पर क्या दिया जाता है वो भी देख लीजिए। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और साढ़े 21,000 रुपए की राशि शामिल है। तो एक तरीके से अच्छा सम्मान है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर साल 3 अगस्त को अनाउंसमेंट होती है इस पुरस्कार की। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, नोट्स आपने मेंटेन जरूर किए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी घंटा पे शो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पर हर संडे शाम 5 बजे इसको फॉलो करते हो। क्लियर है? और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा सोनू अहलावत के नाम से। और साथ ही फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की जो करियर मैगजीन है, चारों ही कॉम्बो में लॉन्च हो चुकी है। चारों सब्जेक्ट की मोस्ट अफोर्डेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्लिपकार्ट से फटाफट परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये करियर मैगजीन। और फ्रेंड्स, हाँ, जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता, वे टू सक्सेस की जितनी बुक है सभी के प्राइस हमने काफी ड्रॉप कर दिया। और हाँ, लास्ट 12 मंथ्स का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का बुक जरूर परचेज कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, साथ ही रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, पसंद आता हो दी करंट अफेयर शो या फिर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर करा करें, ठीक है। उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और साथ ही पता चलता है कि कितने लोग यहाँ पर पसंद करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट दिखाया करें और शेयर वगैरह तो करते रहा करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना। थोड़ी सी गले की हालत खराब है, इसलिए वॉल्यूम थोड़ी सी डाउन ही थी। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।